जय हिंद, वंदे मातरम। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया 1 2 3 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1821, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1797, ऑप्शन डी है 1795। 1795, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1797 ईस्वी में किया था आक्रमण नेपोलियन ने। 1797 ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? पहला ऑप्शन है राज्य राष्ट्र का उदय, ऑप्शन बी है निरंकुश राज्य का उदय, ऑप्शन सी है पूर्ण तानाशाही, ऑप्शन डी है पूर्ण राजशाही। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का उदय आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? ऑप्शन ए है जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है सबके लिए वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी है कानून के समक्ष समानता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबके लिए वयस्क मताधिकार आपका सही जवाब हो जाएगा, सबके लिए वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी है 1816, ऑप्शन सी है 1817, ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नीचे होगा 1818 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1815 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1815 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है ड्यूक मेटरनिख, ऑप्शन सी है ड्यूसेपी मेस्तिनी, ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख। मेटरनिख आपका सही जवाब हो जाएगा मेटरनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ऑप्शन ए है वर्साई की संधि, ऑप्शन बी है वियना की संधि, ऑप्शन सी है म्यूनिख समझौता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियना की संधि। याद रखेंगे वियना की संधि आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन ए है लुई फिलिप, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है विक्टर एमैनुअल, ऑप्शन डी है मेटरनिख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेटरनिख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेटरनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन ए है 1815 की वियना संधि, ऑप्शन बी है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, ऑप्शन सी है सार्डिनिया पिडमॉन्ट की संधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड में प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने की? ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है वोल्ट फटोन, ऑप्शन सी है मैथ्सिनी, ऑप्शन डी है काबुल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट फटोन, आपका सही जवाब होगा वोल्ट फटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन ए है शांति का प्रतीक है, ऑप्शन बी है समानता का प्रतीक है, ऑप्शन डी है न्याय का प्रतीक है, और आपका ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। अब देखेंगे एक अंक वाले प्रश्न जैसे आते हैं कि फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो याद रखेंगे फ्रेडरिक सरियू जो था, फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? तो चित्रकार था। ये ऐसे चित्रकार बनाता था, चित्र बनाता था, इसलिए इसको हम लोग चित्रकार कहते हैं। फ्रांसीसी कौन था? तो एक चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्नस्ट रेनन कौन था? अर्नस्ट रेनन, तो अर्नस्ट रेनन जो था ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। याद रखेंगे क्या था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक, ये दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी राष्ट्र का स्वरूप या रूपरेखा
क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। इस कह रहा है कि जर्मनी राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। जर्मेनियम जर्मन बलूत वीरता का एक प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखेंगे शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत याद रखेंगे, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट और अभिव्यक्ति माना जाता है। तो याद रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, याद रखेंगे क्या, तो फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाल्बेरिन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो एक जर्मन शुल्क संघ था, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे इसमें, और 1834 ईस्वी में देखेंगे 1834 ईस्वी में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों का नाम बताना है, क्या क्या था। तो याद रखेंगे मैथनी जो था यंग इटली का संस्थापक था मैथनी, और उसके बाद यंग यूरोप दोनों का था, याद रखेंगे मेजनी और मैथनी, इसको हम लोग बोलेंगे मेजनी का संबंध यंग इटली और यूरोप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो इसका सही जवाब होगा राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो स्लाव कहा जाता था। याद रखेंगे क्या कहा जाता था, स्लाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के किस वर्ष आयोजित की थी। वियना कांग्रेस जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे वियना कांग्रेस 1815 में किया गया था, 1815 में वियना कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है, तो ड्यूक मेटरनिक का संबंध है। याद रखेंगे किसका संबंध है, तो मेटरनिक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था, तो वियना संधि का उद्देश्य था। किसका, तो वियना संधि का। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये आपका है मेटरनिक कहा था। किसने कहा था, मेटरनिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूरोप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो याद रखेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, याद रखेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरलैंड में प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखेंगे ये जो नेतृत्व किए थे आंदोलन के, ये वोल्फटोन ने किए थे, वोल्फटोन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, अभी भी हम लोग पहले देखे थे क्वेश्चन, ये न्याय का प्रतीक होता है। अब देखेंगे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 और 5 अंकों वाले प्रश्न। पहला है कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो इसका उत्तर होगा पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। याद रखेंगे पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। तो इसमें स्टार देकर के थोड़ा सा पॉइंट है, देखेंगे पहला पॉइंट नए राष्ट्रीय चिन्ह, उसके बाद केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय भाषा। याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स है इसके। और उसके बाद एक समान भार व मान की व्यवस्था इसमें किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेशन किया जिससे पूरे व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। इसका समीक्षा करना है। तो याद रखेंगे नेपोलियन की संहिता ने तो पहला क्या था, तो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था, शहरी क्षेत्र में सुधार किया था और व्यापार में भी सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में सांस्कृतिक ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला देखेंगे पॉइंट है इसका, कला काव्य कहानियों संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। दूसरा पॉइंट है लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य। तीसरा पॉइंट है स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य
पर बल दिया गया, साहित्य पर बल दिया गया। चौथा पॉइंट है भाषा पर बल दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, पहला आरंभ विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना। विलियम प्रथम जब सिंहासन पर आसीन हुआ प्रशा के, उसके बाद बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा वियना कांग्रेस, और चौथा पॉइंट है एकीकरण में बाधाएं। उसके बाद पांचवा पॉइंट भी है, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मन का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसका वर्णन करना है, इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। तो देखिए इसका एकीकरण की प्रक्रिया का जो वर्णन है कैसे करेंगे, तो 1832 काउंट काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। कब बना था, तो 1832 ईस्वी में बना था। एकीकरण की प्रक्रिया है ये, प्रधानमंत्री बना। फ्रांस के संधि ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया। और द्वितीय चरण में मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सर्डिनिया में विलय कर दिया गया। तीसरा चरण में यानी कि 1860 में गैरिबल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय कर लिया गया। और चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार कर लिया गया। चलिए इसका ये एकीकरण की प्रक्रिया था। और उसके बाद देखेंगे 1871 में पोप से समझौता व एकीकरण इटली का उदय हुआ। पोप से समझौता करके और इटली का उदय हुआ। एकीकरण में बाधा क्या थी देखेंगे, एकीकरण में बाधा हम लोग देखेंगे क्या थी। तो देखेंगे पहला बाधा राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, दूसरा बाधा क्या था विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, और तीसरा बाधा क्या था तो पोप का शासन, और चौथा बाधा था वियना कांग्रेस, और पांचवा बाधा था अनुदारवादी शासक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। तो पहला देखेंगे इसका, यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। ज़्यादा दिन चलने वाली एक प्रक्रिया थी, इसी का नतीजा था। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। दूसरा पॉइंट 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीन लेना। 1688 जब राजतंत्र था उस समय ब्रिटेन में, तो उसकी ताकत को संसद का स्थापना करके, संसद बना करके इसको छीन लिया गया था। उसके बाद 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट है कि नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र के प्रति झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी के रूप में, ये हो गया इसका। और उसके बाद ये सारा इतना पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो यूरोप पर प्रभाव देखेंगे, इसका कारण करा है कि राष्ट्र राज्यों का उदय। दूसरा पॉइंट लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा। तीसरा पॉइंट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल दिया गया। अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग की गई। निरंकुश राजतंत्र में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया लाई गई। यही आपका उत्तरदायी कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था, समीक्षा करना है। तो देखिए हम लोग पॉइंट से इसको कैसे लिखे हैं। पहला पॉइंट में है फ्रांस पर प्रभाव। पहला पॉइंट लोकतंत्र शासन की स्थापना, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दूसरा है कि लोक कल्याणकारी कार्य किया गया। समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व या भातृत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई। नवीन कानून संहिता लागू किया गया। पांचवा पॉइंट नेशनल असेंबली का गठन किया गया। छठवां पॉइंट आर्थिक एकीकरण किया गया।
और 7वां पॉइंट है कानून के समक्ष बराबरी, समानता और उसके बाद संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, 8वां पॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखेंगे मध्य वर्ग का उदय और उसके बाद उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। तीसरा पॉइंट यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक भाषा की भूमिका और जन विद्रोह, ये इसका प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करना है। तो 1804 की नागरिक संहिता का उल्लेख करेंगे तो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली। तीसरा पॉइंट जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई, यातायात पर संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, मानक नाप तौल के पैमाने चलाए गए और उसके बाद आगे का पॉइंट देखेंगे 6वां पॉइंट एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई, एक राष्ट्र का मतलब एक मुद्रा चली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता बताना है। कुलीन वर्ग की विशेषता क्या थी? तो जीवन जीने की समान शैली, जीवन जीने की समान शैली। इसमें देखेंगे पॉइंट, पहला पॉइंट है भूस्वामित्व, भूस्वामित्व। नेक्स्ट पॉइंट है कूटनीतिक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है आपस में वैवाहिक संबंध और नेक्स्ट पॉइंट है उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताना है और इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। तो पहला देखेंगे यहाँ पर उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट दक्षिण में जेनेवा को पिडमॉन्ट के साथ मिला लिया गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए और नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और अगला पॉइंट है ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या मानते थे? आदर्श क्या थे देखना है। तो पहला पॉइंट कानून के समक्ष समानता, बहुत बढ़िया। दूसरा है वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं। तीसरा है बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर देना, पक्षधर। चलिए उसके पक्ष और बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण बदल दिए? तो देखेंगे इसमें पहला पॉइंट पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय। दूसरा पॉइंट श्रमिक वर्ग का उदय। तीसरा पॉइंट कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचार की लोकप्रियता। ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? महिलाओं की भी भूमिका थी, तो उन लोगों की भूमिका क्या थी देखेंगे। तो उन लोगों की भूमिका पहला देखेंगे पहला पॉइंट है समाचार पत्रों का प्रकाशन। नेक्स्ट पॉइंट है मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रही थी और तीसरा पॉइंट है राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शन में हिस्सा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण क्या थे? तो देखिएगा पहला पॉइंट था जनता पर अत्याचार। क्या था? जनता पर अत्याचार। दूसरा पॉइंट निरंकुश शासन व्यवस्था, और मैं आप लोग को बता भी दिया हूँ ये पहले कि निरंकुश शासन क्या होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरवादी विचारों का प्रसार। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सभी लोग का आंसर ध्यान देंगे। आप लोग भी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोगों को धन्यवाद है। जागृति है, सच्ची है और यहाँ पर खुशी है और बहुत सारे हमारे साथ जुड़ते हैं लोग। तो देखिए चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का नारा था और पांचवा है कि शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर इसका मेन पॉइंट लिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम
केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। तो पहला है देखेंगे वस्तुओं का प्रवाह, दूसरा है पूंजी का प्रवाह और तीसरा है लोगों का प्रवाह। ये सब 3 गो पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो पहला है देखेंगे, पहला कैसे की है, तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार से, दूसरा नए राष्ट्रीय चिन्ह के माध्यम से, और तीसरा है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से, और चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा से, और पांचवा पॉइंट है आपका एक समान भार व मान की व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताना है। तो याद रखेंगे नेपोलियन की संहिता, पहला है नेपोलियन संहिता, और नेपोलियन संहिता याद रखेंगे कब लगा था, तो ये 1804 में लागू हुआ था। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया था, और व्यापार में भी सुधार किया था ये नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख करना है। कैसे करेंगे, तो इसको भी पॉइंट से करेंगे। पहला पॉइंट जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, दूसरा पॉइंट संपत्ति के अधिकार की बहाली, तीसरा जमींदारी व सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यातायात पर संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता बताना है। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता बताना है। तो देखिए पहला है जीवन जीने की शैली, दूसरा है भूस्वामित्व की, और तीसरा पॉइंट है कूटनीति भाषा, और चौथा पॉइंट है आपस में वैवाहिक संबंध।